वंदे मातरम। आज हम मैनेजरियल थियरी ऑफ मैरिज देखेंगे। उन्होंने इसके संबंध में क्या किया, क्या कहा। इन्होंने जब नव प्रतिष्ठित सिद्धांत के जो थियरी ऑफ फर्म्स है उसकी आलोचना की, तो उन्होंने कहा कि फर्म लाभ को नहीं बल्कि अपने समृद्धि दर को अधिकतम करना चाहती है। समृद्धि, संतुलित समृद्धि दर अधिकतमीकरण इनके फर्म का इनके सिद्धांत का नाम है। सबसे पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग समझेंगे इसको। अगर आप देखें तो मैरिज थियरी ऑफ मैनेजरियल एंटरप्राइजेस इनके मॉडल का नाम है, और संतुलित समृद्धि दर अधिकतमीकरण इसका उद्देश्य है। 2-3 एजम्पशंस हैं जिसे हमें देख लेना चाहिए। सबसे पहला ये है, इन्होंने माना है कि फर्म अपने लाभ को नहीं बल्कि समृद्धि दर को अधिकतम करना चाहती है। दूसरा, इन्होंने जो MPC है, मार्जिनल प्रॉफिट कांस्टेंट, उसके जगह पे इन्होंने जॉब सिक्योरिटी कांस्टेंट को लिया है। नंबर तीसरा, ये जो जॉब सिक्योरिटी कांस्टेंट है ये भी MPC की तरह एक्सोडिटर्मिन है, ये बाहर से निर्धारित होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब इन्होंने 2 पक्ष लिया है। सबसे पहला एक मांग पक्ष, एक पूर्ति पक्ष। तो सबसे पहला जो पक्ष है जिसे हम GD बोलते हैं, ये ऑनर को दिखाता है, अर्थात मालिक के पक्ष को संदर्भित करता है। वो ऑनर अकेले नहीं है, ऑनर ग्रुप ऑफ ऑनर्स है। ठीक है, शेयर धारक है। ग्रोथ ऑफ डिमांड, GD मतलब ग्रोथ ऑफ डिमांड, और दूसरा है GS जिसे हम ग्रोथ ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो GD मतलब ग्रोथ ऑफ डिमांड मतलब क्या, फर्म के लिए जो बाहरी बाजार में उपस्थित मांग है उसके सामानों का, उसी को हम GD बोलते हैं। ये मालिक को प्रदर्शित करता है, ऑनर पक्ष को। दूसरा जो GS है, ये ग्रोथ ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल, ये इसके कहने का मतलब देखिए, कहीं कहीं ना आप देखेंगे तो जो GS है उसे GC भी बोलते हैं। तो जो GS है, ग्रोथ ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल, C मतलब कैपिटल और G फॉर ग्रोथ। ठीक है, ये मैनेजर्स पक्ष को दिखाई देता है, प्रदर्शित करता है। और इसका मतलब ये है, GS का मतलब या GC का मतलब कि मैनेजर के निर्णय पे कितनी पूंजी लगाई जा सकती है, कितना, मतलब एक बार अगर वो कहे कि इतना निवेश करना है जरूरी है, इससे लाभ होगी, तो कितना पूंजी वहां पे निवेश किया जा सकता है उसको दिखाता है। ठीक है, तो GD मांग पक्ष और GS पूर्ति पक्ष। पर बैलेंस, चूंकि इसका जो सिद्धांत है वो है बैलेंस ग्रोथ रेट मैक्सिमाइजेशन, तो यहाँ पे बैलेंस ग्रोथ रेट वहां पे होगा जहाँ GD = GS = G मैक्स। इसका मतलब ये है कि GD अर्थात जो ऑनर का जो यूटिलिटी है वो भी मैक्सिमाइज हो, GS मतलब जो मैनेजर्स का यूटिलिटी है वो भी मैक्सिमाइज हो, और G मैक्स इसका मतलब दोनों की यूटिलिटी मैक्सिमाइज होने के साथ साथ वो अधिकतम हो, सबसे ज्यादा हो। ठीक है, उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे देखिए ऑनर प्लस मैनेजर दोनों अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसके आधार पे हम फलन बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं कि किसका फंक्शन है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ U एंड O। देखिए जो मैक्सिमाइजेशन है ये है मैक्सिमाइजेशन, एंड UO मतलब यूटिलिटी ऑफ ऑनर। ठीक है, ये किसका फलन है, फंक्शन ऑफ GS या GC, अर्थात ये कितना कैपिटल फर्म के पास है उसका ये फलन है UO। ठीक है, दूसरा है मैक्सिमाइजेशन ऑफ, दूसरा फलन है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ मैनेजर, अर्थात मैनेजर का फलन है, यूटिलिटी को दिखाता है कि कब अधिकतम, जो इसका अधिकतमीकरण है मैक्स यूटिलिटी ऑफ मैनेजर्स, ये किसका फलन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ GD, और मतलब जो GD है उसका फलन है, कितना मांग बाजार में उपस्थित है उसका फलन है मैनेजर, तभी तो उसको हैंडल करके वो लाभ कमाएगा, तो उसको उसमें से बोनस मिलेगा, सैलरी मिलेगी, बढ़ेगी सैलरी। उसके अलावा इसके साथ है एक और चीज है जिसे GS बोलते हैं, इसे हम यस बोलते हैं, जिसे हम, और यस के ऊपर जो ऐसे रो बना हुआ है, बार बना हुआ है, यस बार, उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो इट इज कॉल्ड, जो एस बार उसे हम बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी कांस्टेंट। जो UO है वो है यूटिलिटी ऑफ ऑनर, एंड UM इज यूटिलिटी ऑफ मैनेजर्स। ठीक है, अब इसके अलावा हम इसके नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसका डिमांड साइड को संदर्भित करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और फिर सप्लाई साइड को एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद हम दोनों को एक साथ देखेंगे। अब हम डिमांड साइड को देखेंगे। डिमांड साइड जो GD है, जो मैनेजर्स को दिखाता है, ये किसका फलन है, ये D और K का फलन है। D क्या है, क्योंकि हमने GD देखा है, GD है थिंकिंग पावर ऑफ मैनेजर्स। ये जो भले ही ऑनर को दिखाता है लेकिन एक निर्भर करता है, GD जो है थिंकिंग पावर ऑफ मैनेजर्स लिखा है, क्यों, क्योंकि आपने देखा है कि यूटिलिटी ऑफ मैनेजर इज फंक्शन ऑफ GD। जब फंक्शन ऑफ GD है तो ये मैनेजर्स के निर्णय को बताता है। क्यों मैनेजर्स के निर्णय को बताता है GD, इसलिए बताता है कि जो GD है अर्थात मांग में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है, वो निर्भर करेगा कि विविधीकरण कितनी है। अगर ज्यादा, विविधीकरण मतलब ये है कि आपके
एक निश्चित समय में कितने उत्पाद हैं, आपके फर्म कितनी उत्पाद बनाती है। जैसे एग्जाम्पल दैट जो रिलायंस जियो है वो क्या क्या बनाता है, सिम भी बनाता है जियो का फ़ोन भी बना रहा है, वो तेल भी बेच रहा है, कच्चे जो पेट्रोल डीजल वगैरह है तो वो कच्चा तेल है उसको भी बेच रहा है, फ्लाइट भी उड़ा रहा है, तो सारे कुछ तो किया है, तो हर जगह से मांग आ रही है, इसका मतलब ये मांग बढ़ रही है, तो इसीलिए बोल रहा है, तो उसी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। कितने चीज आपके पास उपलब्ध है, कितने उत्पाद आपकी फर्म बना रही है या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बांट रही है, बेच रही है, ठीक है। दूसरा है के मतलब सफल नए उत्पादों की संख्या। जैसे मान लीजिए कि 50 ठो आपने उत्पाद बना लिया, सब कुछ बना लिया, लेकिन बस इसमें से 5 ठो चला, तो 50 में से 5 चला, इसका अर्थ है कि 5 की जो मांग है वो सबसे ज्यादा है, तो जो 50 में से 5 चला तो यही 5 क्या है, के को प्रदर्शित करता है। के इक्वल टू कितना हो गया, 5। ये सफल नए उत्पादों का अनुपात है, ठीक है। आई होप आप लोग इसे समझे होंगे, सफल नए उत्पादों की अनुपात है। तो जब ये दोनों बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी, जब मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, जो ऑनर्स का होगा, ऑनर जो मालिक होगा उसकी भी लाभ बढ़ेगी, उसको भी ज्यादा लाभ मिलेगा, पैसा ज्यादा मिलेगा क्योंकि बिक्री ज्यादा होगी। तो ये किस पे निर्भर करता है, थिंकिंग पावर ऑफ मैनेजर्स। क्यों निर्भर करता है हमने बता दिया, थिंकिंग पावर ऑफ मैनेजर्स पे क्यों। दूसरा है डी, रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अर्थात विविधीकरण की दर। उसके बाद है के, सफल नए उत्पादों का अनुपात। अब देखिए जो के है, के का मान भी कुछ बातों पे निर्भर करता है, कुछ चीजों पे। सबसे पहला विविधीकरण, के का मान सबसे पहले विविधीकरण पे की सफलता कैसे होगी, सबसे पहले तो आप विविधीकरण करें तब तो सफल हो गया, असफल हो गया तो बात की बात है, सबसे पहले आप विविधीकरण करें, ठीक है। नंबर दूसरा, नए उत्पादों की कीमत अर्थात जो विविधीकरण के द्वारा जो नया उत्पाद आया है उसकी कीमत क्या है। अब मान लीजिए, अब ऐसा कीमत, अब पहली बात तो आप देखें किस प्लेस में है, ठीक है, किस एरिए में है। अब यहाँ पे बना दीजिए, सब लोग जो रोजमर्रा डे बाई डे वाली चीज खरीद रहे हैं, और आपने कोई कार बनाया और उसका 2 करोड़ का कार बना दिया, कौन खरीदेगा, उसकी कीमत भी तो बहुत हाई है। तो इसीलिए नए उत्पादों की कीमत, कि उसकी कीमत कितनी हुई उस हिसाब से मांग बढ़ेगा, अर्थात सफल नए उत्पादों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। नंबर तीसरा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपने खोज किया, अनुसंधान किया, कितना किया, ये भी जरूरी है, तभी तो आप नई चीजें बना पाएंगे, तभी तो सफल नए उत्पाद बन पाएंगे। बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वो सफल कहाँ से होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे चौथा डेवलपमेंट अर्थात नई तकनीकी का प्रयोग। सबसे पहले आप नई तकनीकी का प्रयोग करें, इससे क्या होगा, इससे जो आपकी नई तकनीक होगी तो बनाने में कम पैसा लगेगा, जब कम पैसा लगेगा तो आप सस्ता बेचेंगे, जब सस्ता बेचेंगे तो मांग बढ़े। तो यही 4 चीजें हैं जो के का डिटरमाइन करते हैं, के का मान। अगर आप इस पे व्यय करेंगे, इन चारों चीजों पे व्यय करेंगे तो निश्चित है कि के का मान बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट है या 20 प्रोडक्ट है तो उसमें से जो सफलतम प्रोडक्ट होगा उसकी संख्या बढ़ेगी। अगर सारे प्रोडक्ट पे अगर आप ऐसे काम करते हैं, इन चारों को अपनाते हैं, इस पे व्यय करते हैं, तो जो के का मान है वो बढ़ेगा। इसका मतलब सफल नए उत्पादों की संख्या बढ़ेगी, अर्थात 10 में से अधिकतम उत्पादों का जो मांग है वो बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा तो जीडी बढ़ेगा, ठीक है। अब इसके अलावा इस हिसाब से हम प्राइस इक्वेशन बनाते हैं, जो प्राइस की समीकरण है उसको बनाते हैं। प्राइस इक्वल टू, क्योंकि देखिए आप किसी भी चीज का प्राइस लेंगे तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट ही बढ़ता थोड़ी रहता है, हम देखेंगे तो कांस्टेंट के हिसाब से देखेंगे। तो प्राइस इक्वल टू सी मतलब कॉस्ट। सी क्या है, देखिए यहाँ पे लिख दो, सी है कॉस्ट, उत्पादन प्रोडक्शन कॉस्ट। ए क्या है, ए है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यम क्या है ये बताना जरूरी है, लाभ की दर, ये लाभ की दर को बताता है, ठीक है। अब जब लाभ की दर निकालना है अर्थात कितना लाभ है उसको अगर निकालना है तो क्या होगा, हम यम को यम को ऐसे ही रहने देंगे और सबको पक्षांतर जब करेंगे तो क्या होगा, सब माइनस में आ जाएगा, तो सब प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी माइनस सी माइनस ए माइनस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब इस सब को घटा देंगे तो जो आपकी कीमत होगी अर्थात जो आपको पैसा मिल रहा है उसमें से अगर कास्ट, एडवर्टाइजमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अगर घटा देंगे तो क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा हमको। तो वही है, यही समीकरण है। और हमने बता दिया सी कास्ट, ए एडवर्टाइजमेंट एंड यम लाभ की दर, ये मतलब एडवर्टाइजमेंट कास्ट, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बताते हैं कि अगर लाभ की दर दी हुई हो, ध्यान से सुनिएगा इसको प्लीज।
अगर देखिए अगर लाभ की दर दी हुई हो अर्थात यम डैश यम बार, अगर लाभ की दर दी हुई हो ऐसे है, यम कांस्टेंट है, एग्जांपल दैट अगर मान लीजिए 5,000 50 करोड़ दिया हुआ है लाभ की दर कि हमको इतना पाना है, ये लक्ष्य है, मान लीजिए ये लक्ष्य है कि हमें इतना पाना है, मैनेजर्स को दे दिया गया, तो मैनेजर्स ने टारगेट बना लिया, दिया गया मैनेजर्स को, उन्होंने टारगेट बना लिया कि हमें 50 करोड़ पाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे तब उस स्थिति में वो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाएंगे तो जीडी बढ़ेगा, अर्थात जब डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाएंगे अर्थात जो विभिन्न नए उत्पाद लाएंगे उसमें इन चारों जो हमने चारों चीज बताया, विविधीकरण वगैरह, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब बनाएंगे और उसके साथ साथ अगर डी बढ़ेगा तो क्या होगा, जीडी बढ़ेगा, ग्रोथ ऑफ डिमांड बढ़ेगा, फर्म की जो मांग है उत्पादों की मांग बढ़ेगी क्योंकि उसके नए नए एरियाज आएंगे, नए नए मार्केट में उसके सामान जाएंगे क्योंकि बहुत सारे सामान हो जाएंगे, तो सब अपने अपने मार्केट में जाएंगे तो पूरे फर्म के अगर देखें तो उसकी मांग बढ़ेगी। लेकिन क्या होता है कि एक वक्त आता है जब ये दोनों अधिकतम होता है, अधिकतम समय पे, एक अधिकतम बिंदु जाने पे, एक अधिकतम बिंदु पे पहुंचने पे जब रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाएंगे तो जीडी नहीं बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो बहुत कम दर से बढ़ेगा, बहुत कम दर से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा ऐसा, क्योंकि जैसे ही सामान बढ़ेंगे अर्थात जैसे ही उत्पाद बढ़ेंगे, सामान का मतलब आपके उत्पाद बढ़ेंगे, जितने ज्यादा उत्पाद होंगे, वैसे 10 बढ़ाए, 15 बढ़ाए, 20 बढ़ाए, तो एक मान लीजिए जो मैनेजर्स हैं उसके निर्णय लेने की क्षमता सीमित है, दैट इज कॉल्ड मैनेजरियल कांस्टेंट। तो मैनेजरियल कांस्टेंट तो एक सीमित है, बहुत ज्यादा निर्णय नहीं ले सकता, कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कि जैसे जैसे डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो निर्णय लेने में दिक्कत होगी, जब निर्णय लेने में दिक्कत होगी तो लाभ की दर नहीं बढ़ पाएगी, लाभ नहीं बढ़ पाएगा, ये आपको नुकसान करने लगेगा फिर। बस यही है कि जैसे एक वक्त आने के बाद डी बढ़ाने पे जीडी नहीं बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी होगी, हो सकता है कि जब ऑनर्स जो मैनेजर्स हैं तो उनका खर्च बढ़े, मैनेजर्स पे भी जो खर्च बढ़े निर्णय लेने के लिए, मतलब केवल वही खर्च नहीं होता है, और सारे कास्ट होते हैं जो उनके तकलीफ हो सकता है, थिंकिंग ज़्यादा थिंकिंग करने से तकलीफ भी हो सकता है, वो सब कास्ट ही तो है, तो वो भी बढ़ सकता है। उसके अलावा जो इंडिविजुअल जो दिखाई नहीं देता, एक तरह से इसको जोड़ा नहीं जाता एक तरह से, ठीक है। तो इस तरीके से, और उसके बाद जो डाइवर्सिफिकेशन में जो लगेगा, जो पैसा लगेगा वो अलग लगेगा, तो हो सकता है कि आपको हानि भी उठानी पड़े। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे, अब देखिए हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं, तो आपको एक अधिकतम बिंदु है, एक सीमा है कि आप जी बढ़ाएं तो जीडी बढ़े, लेकिन हमेशा ये नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं, देखते हैं। अगर मान लीजिए यम दिया हुआ हो, ठीक है, तो अगर मान लीजिए यम 1 दिया हुआ, सबसे पहले आप इसको देख लें कि जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे डी लिए हैं, डाइवर्सिफिकेशन, डी मतलब रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हमने पहले कई समीकरणों में हमने बता दिया है। उसके अलावा जो जीडी है वो ग्रोथ ऑफ डिमांड है, ठीक है, और उसके अलावा इसे हम वाई एक्स पे लिए हैं, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको समझा रहे हैं। तो हम देखें तो अगर यम दिया हुआ हो, अगर यम दिया हो अर्थात यम अगर बार है इसका मतलब यम कांस्टेंट हो, तो अगर यम 1 दिया हुआ हो तो वहाँ पे ग्रोथ अर्थात जो लाभ है, यम क्या है, यम लाभ की दर है, तो अगर यम लाभ की दर है यम 1 है तो ग्रोथ ऑफ डिमांड G3 है, और अगर यम अर्थात लाभ की दर अगर 2 है तो G2 है ग्रोथ, और अगर यम 3 है लाभ की दर तो G1 है, ठीक है। उसके अलावा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब ग्रोथ जैसे ही बढ़ रहा है, अगर ग्रोथ बढ़ रहा है तो लाभ कम मिल रहा है, लेकिन अगर लाभ बढ़ रहा है, जैसे लाभ यम 3 हो गया तो ग्रोथ G1 हो गया, अर्थात ग्रोथ कम हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप लाभ रख रहे हैं अर्थात लाभ आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो पैसा है आपके पास, जो पैसा आपको आ रहा है मांग के पूर्ति के अलावा, जैसे मान लीजिए कोई मांग है, आपने वस्तु को बेचा तो उसे जो पैसा आया आपने उसको, इसका मतलब अगर यम 3 है अर्थात लाभ की दर अधिक है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस पैसे को रख रहे हैं, आप ग्रोथ पे खर्च नहीं कर रहे हैं, आप डाइवर्सिफिकेशन पे खर्च नहीं कर रहे हैं, आप के पर खर्च, के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं, सफल नए उत्पादों की संख्या बढ़ाने के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं, आप उसको सब बचा के रख रहे हैं, इसीलिए आपका ग्रोथ क्या है, G1 है। लेकिन अगर आपके पास लाभ की दर बेच रहे हैं और फिर जो पैसा मिल रहा है, बेचने से पैसा मिल रहा है, लेकिन आपके पास कितना उसमें से आ रहा है, उसमें से अगर आपके पास केवल यम 1 बच रहा है, केवल यम 1, ध्यान से देखिएगा, अगर केवल यम 1 बच रहा है तो इसका वहाँ पे ग्रोथ सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये है
कि आपने उसका जो पैसा मिला है आपने उसको डाइवर्सिफिकेशन पे व्यय किया है, उसके अलावा आपने उसको के पर व्यय किया है, के को बढ़ाने के लिए व्यय किया है, रेट ऑफ सफल नए उत्पादों की संख्या पे, विविधीकरण पे खर्च किया, रिसर्च डेवलपमेंट पे खर्च किया, नई तकनीकी का प्रयोग, नई नई मशीनों पे व्यय किया है, इसीलिए आपके पास लाभ की दर क्या है, कम है, लेकिन ग्रोथ सबसे अधिक है जो आपके दीर्घकाल के लिए अच्छी मानी जाती है। उसके अलावा अगर हम देखें सेकंड फिगर अगर देखें तो जीडी क्या है, जीडी यहाँ पे है और यहाँ पे हमने डाइवर्सिफिकेशन लिया है, और जो जीडी कर्व है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। यहाँ से अगर देखें बढ़ तो रहा है लेकिन फिर बाद में घटने के मूड में है। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाने पे एक वक्त ऐसा आता है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, और ये पूरा किस पे निर्भर है, डाइवर्सिफिकेशन पे। तो जो जीडी है, जो ये जीडी वक्र है, किस इट इज अ फंक्शन ऑफ डी, अर्थात विविधीकरण की दर, आपके पास कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं उसी को विविध प्रकार के कितने प्रोडक्ट्स हैं उसी को विविधीकरण करते हैं, और लाभ की दर कितनी आपके पास लाभ की दर है उस पर निर्भर करता है। अभी हमने इस फलन में देखा है ना उसको, जीडी को, इस फलन में तो देखा है एम और डी, तो जीडी इज फंक्शन ऑफ डी अर्थात डाइवर्सिफिकेशन और एम अर्थात लाभ की दर, तो इन दोनों पे निर्भर करता है। हमने इसी चीज को हमने इस पे दिखा दिया है, ठीक है। अब देखिए अगर यम दिया हुआ उस स्थिति में हमने बता दिया है कि यम से M3 मतलब अधिकतम लाभ, M2 मतलब M3 फिर M2 एंड फिर M1, ठीक है। M3 इज ग्रेटर देन M2, M2 इज ग्रेटर देन M1 एंड G3 इज ग्रेटर देन G2 एंड G2 इज ग्रेटर देन G1, इस प्रकार से है। और ये भी है कि इन दोनों विपरीत, देखिए यम और जी में विपरीत संबंध है, अगर यम घटेगा तो जी बढ़ेगा, और यहाँ पे क्या है G इक्वल टू GD है, हमने बता दिया कि G इक्वल टू GD है केवल इस समीकरण में। अब हम अगले स्टेप को देखते हैं, अब हम सप्लाई साइड को देखते हैं। सप्लाई साइड में क्या है GS, तो GS इज अ फंक्शन ऑफ, हमने डिमांड साइड को देख लिया, तो GS इज अ फंक्शन ऑफ ए बार, इसे ये कांस्टेंट बोलेंगे, उसके बाद इट इज अ फंक्शन ऑफ M एंड D, M मतलब लाभ की दर और D मतलब डाइवर्सिफिकेशन। देखिए जो GD है वो भी इन दोनों पे वो भी इन्हीं दोनों पे निर्भर कर रहा है, और GS वो भी इन्हीं दोनों पे निर्भर कर रहा है, दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, एक चीज अंतर है, ये जो GD है वो इनमें क्या है विपरीत संबंध है। अगर यम बढ़ेगा तो क्या होगा, लाभ की मात्रा बढ़ेगी तो जीडी होगा वो कम होगा, इसका मतलब अगर पैसा आप रख रहे हैं ज्यादा तो आप ग्रोथ ऑफ डिमांड पे खर्च नहीं करने हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें यहाँ पे जीडी और जीएस से प्रत्यक्ष संबंध है, जैसे ही लाभ की दर बढ़ेगी जीएस बढ़ेगा, जीएस मतलब ग्रोथ ऑफ डिमांड ऑफ कैपिटल। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कितना पूंजी उपलब्ध है, कितना फंड उपलब्ध है, तो जैसे ही लाभ बढ़ेगा आपके पास फंड की कमी नहीं होगी, आपके पास फंड बढ़ता जाएगा, बस वही जीएस है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम कुछ और समझा रहे हैं इसमें। एम लाभ की दर एंड डी डाइवर्सिफिकेशन। ए बार क्या है, वित्तीय सुरक्षा प्रतिबंध, इसे हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कांस्टेंट। यह बाहर से निर्धारित होता है। देखिए होता क्या है कि जो ए बार है वो निर्धारित कहाँ से होता है, ये बाहर से निर्धारित इसलिए होता है कि बाहर कितना जोखिम है, एग्जाम्पल दैट कि बाहर कितना जोखिम है उस हिसाब से वित्तीय सुरक्षा प्रतिबंध, इसका मतलब है कि बाहर कितना जोखिम है उस हिसाब से जो मैनेजर्स होगा वो फंड को रखेगा। अगर मैनेजर ज्यादा डिसीजन लेने वाला होगा, थोड़ा सा लीडरशिप उसमें अधिक होगा, तो बहुत कम रखेगा, जोखिम से घबराने वाला नहीं रहेगा, तो इसका जो अनुपात होगा वो कम होगा। वित्तीय सुरक्षा प्रतिबंध, ये वित्तीय सुरक्षा मतलब ये अपने सुरक्षा के लिए रखें, ये धन हम अपने सुरक्षा के लिए रखें, ऐसा पैसा, ऐसा पूंजी या ऐसा धन जिसे हम अपने सुरक्षा के लिए रखे हैं। मैनेजर्स कर रहा है ना, क्योंकि मैनेजर्स को दिखा रहा है, तो मैनेजर्स ऐसा धन जो मैनेजर्स अपने सुरक्षा के लिए रखा है, दैट इज कॉल्ड ए बार। हम इसको बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि इट इज अ वेरी, अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप बाद में सारी चीजें समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए आप इसको पूरा क्लियर करके समझें। तो ए बार इज वित्तीय सुरक्षा प्रतिबंध, कि वो कितना पैसा अपने सुरक्षा के लिए रख रहा है, कितना फंड अपने सुरक्षा के लिए रख रहा है मैनेजर। तो अगर मैनेजर में लीडरशिप बहुत ज्यादा होगी, वो अनुभवी होगा, तो वो इस पे इसको बहुत ज्यादा नहीं रखेगा। अगर निर्णय लेने वाला होगा, अनुभवी होगा, निडर होगा, उसके सारी चीजें बढ़िया चलता होगा, सब चीजें सही चलती होंगी, निर्णय उसका सटीक होता होगा, तो उतना इस पे ध्यान नहीं देगा, वित्तीय सुरक्षा नहीं रखेगा, ज्यादा बहुत कम रखेगा। लेकिन अगर वो नया नया होगा
हो सकता है नया नया अभी MBA करके आया हो बेचारा, अनुभव नहीं है उसके पास, तो इसको सबसे ज़्यादा रखेगा भैया कहीं दिक्कत ना हो जाए, तो सबसे ज़्यादा इसको रखेगा। अनुभवी नहीं होगा, लीडरशिप की कमी होगी, जो फिर जोखिम लेने में संकोच करेगा वो, तो क्या करेगा, एक की मात्रा अधिक रखेगा। ठीक है, और जब एक की मात्रा अधिक रखेगा तो इसका मतलब ये है कि जाहिर सी कि GS पे ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएगा। तो इस सब पे, इन तीनों पे निर्भर करता है। ठीक है, और जो GS है ये भी 3 वित्तीय अनुपातों पे, अर्थात फाइनेंशियल रेशियो पे, 3 वित्तीय अनुपातों पे निर्भर करता है। सबसे पहला है डेप्ट रेशियो। डेप्ट रेशियो मतलब क्या है, डेप्ट मतलब ऋण, रेशियो मतलब अनुपात, बस वही बात। तो उधारी अनुपात कितना है, अर्थात भैया के पास कितना उधार है, कितना उधार लिए हैं पैसा वो खर्च करने के लिए, तो एक तो बोझ होगा ना उनको कि खर्च देना है इसको, तो ये उस पर भी निर्भर करता है। GS निर्भर तो करता है क्योंकि उसको बचाना है ना, उसको उनका लौटाना है उतना, इसीलिए GS उस पर निर्भर करता है कि वो कितना पूंजी फर्म के लिए खर्च करेंगे, कितना उधारी देने के लिए रखेंगे। नंबर दूसरा है लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात, तरलता के रूप में कितना पैसा उनके पास बचा है, कि एक बार उनके बोलने पे तुरंत कितना पैसा वो लगा सकते हैं। मैनेजर्स के एक बार बोलने पे कितना पैसा लग सकता है, वो तरलता अनुपात है, उससे भी GS प्रभावित होता है। वही तो ग्रोथ ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल है। उसके अलावा रिटेंशन रेशियो, कि आपके रोके गए अनुपात, अर्थात रोके गए लाभ अनुपात, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि रोके गए लाभ अनुपात, अर्थात क्योंकि रिटेंशन रेशियो है इसीलिए हमने रोके गए अनुपात लिखा, तो रोके गए लाभ अनुपात, आपने कितने लाभ को रोका है, दैट इज कॉल्ड यम, कितने लाभ को आपने रोका है उसको ये बता रहा है। तो अगर यम ज्यादा रोकेंगे तो इसका मतलब सप्लाई ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा होगा, तो सप्लाई ऑफ कैपिटल ज्यादा हो तो आप ज्यादा पैसा लगाएंगे GS, डाइवर्सिफिकेशन और के लिए ज्यादा पैसा लगाएंगे। ठीक है, ये सप्लाई साइड, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। अब हम देखते हैं समस्या कहाँ आती है। समस्या कहाँ, कैसा समस्या, मतलब GS में, मतलब सप्लाई ऑफ कैपिटल में, तो पूंजी पूर्ति में कहाँ समस्या आती है। देखिए समस्या वहां आती है कि एक इष्टतम बिंदु तक D को बढ़ाने के साथ साथ GS बढ़ता है, अर्थात डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाएंगे तो मांग बढ़ेगी, मांग जब बढ़ेगी तो आप जब उसको सप्लाई करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो GS बढ़ेगा, पूंजी बढ़ेगी। तो यही बोल रहा है कि बढ़ने एक इष्टतम बिंदु तक D के बढ़ने के साथ साथ GS बढ़ती है, जहां तक टीम मैनेजर की क्षमता, अर्थात जो मैनेजरियल कंस्टेंट है, तो उसकी जो क्षमता, अनुसंधान अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विकास, वही अनुसंधान विकास आदि से जुड़े लोगों की जो क्षमता है, जुड़े लोगों की क्षमता अधिकतम होती है। अधिकतम मतलब ऑप्टिमम, एक ऑप्टिमम लेवल होती है, वहां तक D बढ़ाने से GS बढ़ता है। और दूसरा नंबर कर देखें तो इसके पश्चात D के बढ़ने पर GS में कमी आती है, क्योंकि ऊंचे रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अर्थात D पर गलत निर्णय लाभ को घटाते हैं। अर्थात जब डाइवर्सिफिकेशन बहुत अधिक होगा, अर्थात 50 उत्पाद है, तो उसमें अगर एक निर्णय गलत होगा तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि वो कई एक पूरे बाजार से जुड़ा है ना, कई बाजारों से वो कनेक्टेड है, कई सारे प्रोडक्ट हैं, तो उसमें अगर एक निर्णय कर लेंगे गलत हो जाएगा तो आपके लाभ को घटाएगा, आपके पास कम पैसा आएगा, आपके हानि को बढ़ाएगा वो। इसीलिए बोल रहा है कि ऊंचे D पर गलत निर्णय लाभ को घटाते हैं। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर समझते हैं हम लोग। यहाँ पे उसी प्रकार है, x अक्ष पे D को लेते हैं, रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, और y अक्ष पे GS को लेते हैं। ठीक है, ग्रोथ ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल। अब देखिए यहाँ पे देखिए OP, जो एक कर्व है ये लाभ को दिखाता है, यम को। ठीक है, लाभ की दर को दिखाता है कर्व, अर्थात इसे हम प्रॉफिट कर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लाभ की दर को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ से बढ़ रहा है प्रॉफिट, यहाँ पे GS है और यहाँ पे D। देखिए जो OP है, OP आप इसे ध्यान से देखिए, जो OP है ये बता रहा है, ये भी तो प्रॉफिट ही है, लेकिन वह प्रॉफिट है, OP वह प्रॉफिट है जो कास्ट को कवर कर रहा है। यहाँ तक तो लाभ है, लेकिन वास्तविक में लाभ नहीं है, क्योंकि वो कास्ट को कवर कर रहा है ना, तो आपने जितना लगाया है उसको बता रहा है। तो OP क्या है, कास्ट को कवर कर रहा है, उसके बाद से जो लाभ है वो एक्चुअल प्रॉफिट है। ठीक है, आफ्टर देन जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल प्रॉफिट है। तो यहाँ पे देखिए यम बढ़ने से GS तो बढ़ रहा है, सप्लाई ऑफ कैपिटल लाभ जब बढ़ रहा है तो पूंजी की मात्रा बढ़ रही है, इसीलिए सप्लाई ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है। लेकिन एक अभिष्टतम बिंदु अर्थात E पर, यहाँ पे मान लीजिए D डैश डाइवर्सिफिकेशन है, तो एक अधिकतम बिंदु पर जो डाइवर्सिफिकेशन बढ़ रहा है
तो क्या हो रहा है, लाभ की दर भी घट रही है, और जब लाभ की दर और जीएस में प्रत्यक्ष संबंध है तो लाभ की दर भी घट रही है और जीएस भी घट रहा है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, मैनेजरियल कांस्टेंट है, निर्णय लेने पे निर्णय जरूर गलत होगा, एक वक्त आने पर ऐसी जो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है गलत होगी। जब गलत होगी निर्णय तो यम भी गिरेगा अर्थात लाभ की दर, और जीएस जब यम गिरेगा तो जीएस दोनों के साथ प्रत्यक्ष संबंध है तो जीएस भी गिरेगा। तो वही क्या है, वही उसी चीज जो हमने कहा है उसी चीज को यहाँ पे दिखा दिया गया है, डाइवर्सिफिकेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे देखते हैं। फैमिली आप जीएस देखेंगे अर्थात जिस प्रकार से हम जीएस का मैप देखेंगे, ठीक है, जिस प्रकार से हमने देखा था डिमांड का कि G1 G2 G3, तो वहाँ पे जो जी का मतलब था डिमांड, और यहाँ पे जो जी है उसका मतलब है जीएस, ठीक है। अब देखिए, चूंकि हमने देखा है कि प्रत्यक्ष संबंध है जी और यम में, ठीक है, तो ये जो कर्व है वो यम को बता रहा है अर्थात लाभ की दर को, और ये डाइवर्सिफिकेशन है और ये जीएस बता रहा है। हमने एक्स अक्ष पे डी को लिया है, वाई अक्ष पे जीएस को लिया है। अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे डी है, ठीक है, और डी अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है, डी क्या है, डी स्थिर क्यों है यार, अब देखिए डी है, ये डाइवर्सिफिकेशन है। अगर हम डी से जीवन पर जाते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए ग्रोथ, ये सप्लाई का ग्रोथ है, तो अगर सप्लाई का ग्रोथ केवल इतना होता है, ठीक है, इसका मतलब लाभ की दर एम डैश है, लाभ की दर एम डैश पे सप्लाई का ग्रोथ कितना है, जीवन है। और अगर हम डी से अर्थात डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से अगर हम G2 पे जाते हैं अर्थात उस पर लाभ की दर क्या है, M2 है कांस्टेंट, तो हमारा जो पूंजी पूर्ति अर्थात तो पूंजी है उसका ग्रोथ कितना है, G2 है। अर्थात लाभ की दर में जितना बढ़ता जा रहा है हमारी जो पूंजी है, पूंजी की पूर्ति दर उतनी ही बढ़ती जा रही है। अगर हम डी अर्थात डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से G3 पे जाते हैं, ग्रोथ 3 पे जाते हैं, तो जो एम की मात्रा है वो M3 हो जाती है, अर्थात M3 ये लाभ की दर एंड G3 ग्रोथ की दर। तो ये देखिए यहाँ पे हमने दिया है कि M3 इज ग्रेटर देन M2, M2 इज ग्रेटर देन M1 एंड G3 इज ग्रेटर देन G2 एंड G2 इज ग्रेटर देन G1, ठीक है। तो जैसे लेकिन इसमें क्या है, दोनों में प्रत्यक्ष संबंध है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, आप इसको और ज्यादा बना सकते हैं, G4 G5 G6 G8 ऐसे बना सकते हैं। क्योंकि हमने उसको O से लिया था, तो हमने O से इसको लिया था और फिर हमने उस पर लाभ की दर देख रहा था, तो हमें, और फिर हमने क्या किया है, डाइवर्सिफिकेशन हमने यहाँ पे लिया है और यहाँ से हम ग्रोथ को देख रहे हैं, तो जिससे विपरीत, उससे जब हम यहाँ से लिए थे तो विपरीत संबंध को बता रहा था, लेकिन जैसे हमने यहाँ से लिया है तो चूंकि हमें इसे जीएस दिखाना था, तो जैसे हम डी के पास से यहाँ इस स्थिति से लिया है तो क्या है, हमें सप्लाई या कैपिटल दिखा रहा है, ग्रोथ के सप्लाई को दिखा रहा है, ठीक है। इससे हमें फैमिली ऑफ जीएस मिल गया। अब देखिए क्या होगा है, ग्रोथ रेट जो मैक्सिमाइज या संतुलन हमारे पास कहाँ होगा, हमने देखिए G1 भी ले लिया है, GD भी ले लिया है, जीएस भी, तो यहाँ पे क्या है, G इक्वल टू GS, यहाँ पे G इक्वल टू GS है, ठीक। अब देखिए हमें GD भी मिल गया, मैप आप GD जिस प्रकार से फैमिली आप GD GS है उसी प्रकार फैमिली आप GD भी था,
आप लिख लेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पे GS है उस प्रकार से वहाँ पे GD था। तो सब वहाँ पे संतुलन कहाँ पे होगा, जहाँ G1 देखिए, जहाँ पे GD1 इक्वल टू GS1, GD2 इक्वल टू GS2, GD3 इक्वल टू GS3, कई सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे, बहुत सारे। लेकिन संतुलन वहां पे होगा जहां GD1 इक्वल टू GS1 या GD2 इक्वल टू GS, जहाँ पे GD और GS बराबर तो हो लेकिन वो अधिकतम हो, दोनों को अधिकतम संतुष्टि भी मिले और दोनों बराबर भी, वहां पे संतुलन होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको अब हम आगे देखते हैं। अब हम अंतिम चित्र देखते हैं किस प्रकार। देखिए हमने GD लिया था और GS, अब हम दोनों को एक साथ लेंगे। ठीक है, हमने देखा है कि जब संतुलन होगा तो वहाँ पे GD इक्वल टू GS इक्वल टू Gmax, अर्थात जो फर्म का संतुलन है वो भी हो। फर्म का संतुलन मतलब ग्रोथ ऑफ डिमांड एंड ग्रोथ ऑफ सप्लाई दोनों बराबर हो, और Gmax अर्थात जो वृद्धि दर हो अधिकतम हो। ठीक है, अब हम दोनों को एक फिगर में लगा के अब हम देखते हैं कि वो कहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे GS1 और यहाँ पे GS1 और GD1 दोनों जहाँ संतुलन में है, और फिर यहाँ पे GS2 एंड GD2 बी बिंदु पे संतुलन में है, एंड GS3 एंड GD3 सी बिंदु पे संतुलन में है। ठीक है, लेकिन तीनों पे संतुलन में तो है, लेकिन तीनों जगह वृद्धि दर अधिकतम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो जब ए पर है GS1 और GD1, यहाँ पे ए पे है दोनों का संतुलन, लेकिन जो बी का संतुलन है, इन तीनों में से जो बी का संतुलन है वहाँ पे दोनों का संतुलन भी है और मैक्सिमम ग्रोथ भी है, मैक्सिमम ग्रोथ रेट भी है। हमने देखिए एक्स एक्सिस पे डी लिया है, रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, एंड वाई एक्सिस पे GD एंड GS लिया है, अर्थात ग्रोथ ऑफ डिमांड एंड ग्रोथ ऑफ सप्लाई। अब इसके हिसाब से हम देख रहे हैं, तो जो बी बिंदु है, ध्यान से देखिए, तो बी बिंदु पे जो ग्रोथ ऑफ डिमांड एंड ग्रोथ ऑफ सप्लाई दोनों बराबर है, जहाँ पे GD2 है एंड GS2 है, और उसके साथ साथ जो फर्म की वृद्धि दर है, फर्म की वृद्धि दर वो भी मैक्सिमम है। और इन तीनों को अगर मिलाएंगे तो जो कर्व मिलता है उसे हम कहते हैं बैलेंस ग्रोथ कर्व। ठीक है, या बैलेंस ग्रोथ रेट कर्व, तो इसको हम बोलते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, हमने बता दिया है कि एक्स एक्सिस पर डी है, वाई एक्सिस पर ग्रोथ ऑफ डिमांड एंड ग्रोथ ऑफ सप्लाई है, संतुलन GD इक्वल टू GS इक्वल टू Gmax, और वो कहाँ पे है, GD2 इक्वल टू GS2 इक्वल टू Gmax, इस पे है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने बहुत ही ब्रीफ तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने कोशिश के द्वारा हमने इसको समझाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चूँकि ये फैमिली बड़ी हो, जो सब्सक्राइबर अगर अधिक होंगे तो हम लोग लाइव आ पाएंगे। लाइव हम लोग क्वेश्चन सेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर लाइव जो आपकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से हम चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।